नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण राइट अप इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कहें या द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कहें, एक ही बात है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए कहा गया है यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट हैं 1 2 3 4 5 इनपुट हैं, मतलब 5 आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हें कहते हैं हम इनपुट। और फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, जो निम्नलिखित इनपुट हैं इनका उपयोग करते हुए प्रोड्यूस मतलब तैयार करना है, और राइट अप मतलब एक लेख तैयार करना है, या रिपोर्ट भी हम कह सकते हैं, एक लेख तैयार करना है किस चीज पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का महत्व। तो टाइटल भी हम यही लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और वो भी कितने शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में। देखिए अब यहाँ इनपुट के बारे में क्या क्या बताया है। जब हम राइट अप लिखेंगे तो इन चीजों के बारे में वर्णन करेंगे। इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब हम बताएंगे कि अंग्रेजी भाषा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद हम बताएंगे इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ है वो अंग्रेजी में ही हुआ था, अब भले ही हिंदी में चल जाता है इंटरनेट। और फिर हम बताएंगे तीसरा पॉइंट लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो व्यापार की भाषा जो है अंग्रेजी मुख्यतर है, क्योंकि आप विदेशों में यदि व्यापार करना चाहते हैं तो अंग्रेजी होना जरूरी है। फिर देखिए अगला है कॉमर्स, हायर टेक्निकल मतलब वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, और साइंटिफिक स्टडीज वैज्ञानिक संबंधी अध्ययन हो गए, और कम्युनिकेशन संचार करना चाहते हैं आप राउंड द ग्लोब पूरे विश्व के चारों ओर, या ग्लोब, ग्लोब मतलब विश्व ही होता है, तो विश्व के चारों ओर यदि आप कहीं भी संचार बढ़ाना चाहते हैं, या विज्ञान संबंधी स्टडी करना चाहते हैं, या फिर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना चाहते हैं, या किसी भी व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा जरूरी होगी, इसके बारे में बताएंगे। और फिर मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, मीन्स मतलब साधन है, माध्यम है, अर्निंग मतलब कमाने का, लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी हम कह सकते हैं, अपनी जीविका कह सकते हैं। तो अंग्रेजी यदि आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे आप, और फिर जो है हेडिंग डालेंगे। हेडिंग आप डाल सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, या फिर केवल इतना ही इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इसके बाद देखिए पूरा आप इस प्रकार से वर्णन करने वाले हैं, तो यह वर्णन हम आपको हिंदी ट्रांसलेट के माध्यम से बताएंगे, तो आपसे बहुत आसानी से बनने लगेगा। पहले हम हिंदी में वाक्य बताएंगे, फिर उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, तो इतनी लाइनें आपसे आराम से बनने लगेंगी। तो देखिए अब हम एक एक वाक्यों को समझते चलेंगे। पहला वाक्य है अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय के लिए इंटरनेशनल हमने आपको क्वेश्चन में भी बताया था, इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो देखिए यदि हम इस लाइन का ट्रांसलेट करें तो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश होगा सब्जेक्ट, और फिर एक अंतरराष्ट्रीय भाषा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और एक सामान्य सा प्रेजेंट है, तो बीच में सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, इज, तो इंग्लिश इज, और फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगा। एक के लिए आर्टिकल या तो ए लगाते हैं या एन लगाते हैं, और यदि हम यहाँ लिख रहे हैं इंटरनेशनल मतलब स्वर से उच्चारण, तो इस वजह से यहाँ एन आर्टिकल लगेगा। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश, फिर इज, फिर एन, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो देखिए पहली लाइन है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आगे की लाइन यह पूरे विश्व भर में बोली जाती है, यह मतलब अंग्रेजी की बात हो रही है तो इट कह सकते हैं आप। और फिर पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भर में मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं, पूरे विश्व भर में। और फिर बोली जाती है, तो देखिए बोलना होता है स्पीक, ये तो आपको पता होगा। स्पीक के 3 फॉर्म होते हैं, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। यदि हम देखें वाक्य जो है यह पूरे विश्व भर में बोली जाती है, प्रेजेंट सिंपल है लेकिन पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोलने का काम कौन करता है इस वाक्य में बिल्कुल ही बताया गया। तो पेसिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए हमने इट लिखा, इट के बाद सहायक क्रिया आपको लगानी होगी, तो सहायक क्रिया यहाँ पे आप लगाएंगे इज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इट यहाँ लिखा है, इट के साथ तो इज लगाते हैं, तो इट इज, और फिर आएगा थर्ड फॉर्म स्पोकन, यह बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व भर में।
तो देखिए इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व भर में। इसके बाद देखिए अगली लाइन, इंटरनेट के आविष्कार से कोई भी देश अपनी लोकल भाषा पर निर्भर नहीं रह सकता है। लोकल भाषा मतलब स्थानीय भाषा, लोकल भाषा को तो हम लोकल भाषा कहेंगे। कोई भी देश और नहीं लिखा है, ध्यान देना, तो एक शब्द होता है नो, नो का मतलब होता है कोई भी नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नो कंट्री मतलब कोई भी देश नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे नो कंट्री हो जाएगा मतलब कोई भी देश नहीं। और फिर निर्भर रहना होता है डिपेंड, और यहाँ इन्वेंशन, ये तो वर्ड क्वेश्चन में बताया गया, इंटरनेट भी क्वेश्चन में बताया गया। तो देखिए वर्ड तो हमें सभी पता है, अब ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए इतना शब्द होगा विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, पहले आप इतना वर्ड बनाएंगे तो विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। देखिए ये कोई वाक्य नहीं था, इसे तो वैसे ही बनाना होगा विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। फिर इसके बाद देखिए अगला वाक्य, कोई भी देश अपनी लोकल भाषा पर निर्भर नहीं रह सकता है मतलब कैन वाला वाक्य, तो सब्जेक्ट के बाद आता है कैन, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे नो कंट्री हमने कहा, नो कंट्री मतलब कोई भी देश नहीं, और फिर कैन सहायक क्रिया हो गई। फिर निर्भर रहना होता है डिपेंड, और डिपेंड किसी के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड के साथ अपॉन या ऑन आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए निर्भर रहना हमने लिखा डिपेंड, यहाँ पे अपॉन लगा सकते हैं हम, तो अपॉन लिखा। और फिर अपनी लोकल भाषा, अपनी मतलब किसका अपनी शब्द है, देश का अपनी शब्द है। और देश यदि हम देखें तो देश ही सी कैटेगरी में नहीं आता, इट में आता है, तो यहाँ अपनी के लिए क्या होगा इट्स, तो इट्स लोकल लैंग्वेज होगा। तो देखिए नो कंट्री कोई भी देश नहीं है जो कि कैन डिपेंड निर्भर रह सकता हो अपॉन के ऊपर, और इट्स लोकल लैंग्वेज मतलब अपनी स्थानीय भाषा पर। तो विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज। इसके बाद अगली लाइन, हम अन्य देशों के साथ जुड़ सकते हैं केवल तभी जब हम अंग्रेजी जानते हो। तो देखिए यहाँ पे जुड़ना, दूसरे देशों के साथ जुड़ना मतलब बात हो रही है कम्युनिकेट की, तो कम्युनिकेट करना मतलब होता है जुड़ना किसी व्यक्तियों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देशों से जुड़ना कहें या किसी के साथ जुड़ना कहें तो कम्युनिकेट हो जाएगा जुड़ना क्रिया। सकना मतलब कैन, विथ मतलब के साथ, अदर कंट्रीज मतलब अन्य देशों की बात हो गई, और वी मतलब हम हो गया। तो देखिए फिर कैन वाला वाक्य आ गया है, तो हम कह सकते हैं वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज, ओनली होता है केवल। और फिर तभी और जब, ध्यान देना तभी या तब एक ही बात है, और तब और जब एक साथ आते हैं तो तब के लिए बिल्कुल नहीं लिखा जाता, लेकिन जब के लिए लिखा जाता, और जब के लिए कहते हैं वैन, वैन मतलब जब, तो ओनली वैन केवल जब, और वी मतलब हम, अंग्रेजी को अंग्रेजी, जानना को क्या कहते हैं, नो कहते हैं जानना। तो यहाँ पे ओनली वैन केवल जब, ओनली वैन वी मतलब हम, नो इंग्लिश अंग्रेजी जानते हो। प्रेजेंट सिंपल था, सब्जेक्ट के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर ओनली वैन केवल तब, और जब एक साथ आता है तो हम फिर तभी के लिए नहीं लिखेंगे, केवल जब के लिए, तो ओनली वैन वी नो इंग्लिश केवल तब जब हम अंग्रेजी जानते हो। तो वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली वैन वी नो इंग्लिश। इसके बाद अगली लाइन, लगभग सभी विषयों के ज्ञान का विशाल भंडार अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। देखिए उपलब्ध तो आपको पता होगा, अवेलेबल होता है उपलब्ध के लिए, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, अवेलेबल मतलब होता है उपलब्ध। और फिर इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में, और यहाँ पे विशाल के लिए जो वर्ड होता है वास्ट, VAST, वास्ट मतलब विशाल या बहुत बड़ा, ठीक है, तो कह सकते हैं वास्ट। स्टोर मतलब भंडार, ये तो आपको पता है। और फिर सब्जेक्ट मतलब विषय, नॉलेज मतलब ज्ञान, लगभग मतलब कह सकते हैं हम ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग या अधिकांशतः, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट। और नॉलेज मतलब ज्ञान हो गया। अ वास्ट स्टोर एक विशाल भंडार। इन इंग्लिश अंग्रेजी में, ही के लिए कोई शब्द नहीं हम लिखते हैं। उपलब्ध मतलब यहाँ पे अवेलेबल। तो अब ध्यान देना इस वाक्य को,
तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, तो लगभग सभी विषयों के ज्ञान का विशाल भंडार इतना पूरा होगा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सहायक क्रिया आपको प्रेजेंट की इज लगानी होगी, फिर अवेलेबल, फिर इन इंग्लिश होगा। तो देखिए इतना पूरा यदि आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो फिर क्या होगा, अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इतना पूरा हो गया सब्जेक्ट। तो अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, फिर एक सहायक क्रिया, फिर अवेलेबल, फिर इन, फिर हो जाएगा इंग्लिश। तो देखिए अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स इज अवेलेबल इन इंग्लिश। इसके बाद अगली लाइन, अंग्रेजी सीखने में सरल है। सरल मतलब इजी कह सकते हैं हम, इजी मतलब होता है सरल, सीखने में मतलब टू लर्न कह सकते हैं, टू लर्न मतलब सीखने में। और फिर टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में है वर्ड, और यहाँ पे साइंस या स्टडी, और यहाँ पे समझने की बात हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझने की बात। और फिर माध्यम मतलब हम कह सकते हैं मीडियम कह सकते हैं। अब देखिए लाइन को, अंग्रेजी सीखने में सरल है तो अंग्रेजी सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, फिर इज सहायक क्रिया, तो इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी सरल है, टू लर्न मतलब सीखने में, तो इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी सरल है, टू लर्न मतलब सीखने में। फिर इसके बाद देखिए यह है मतलब फिर इट लिखेंगे, तो इट के बाद सहायक क्रिया फिर इज होगी, तो इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड, और फिर विज्ञान का अध्ययन मतलब ये स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस प्रकार से वाक्य बनेगा, इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ये स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंग्लिश इज इजी टू लर्न, इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ये स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए एक बार हम पांचों लाइनें रिपीट कर दें, तो यहाँ इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन we know English, a vast store of knowledge of almost all subjects is available in English, English is easy to learn, it is the medium of understanding and study of science and टेक्नोलॉजी। तो देखिए जो पांचों लाइनें आराम से बन जाएंगी ना। अब हम देखते हैं अगली लाइनें। तो देखिए अगली लाइन क्या है, व्यापार, कॉमर्स, उच्चतर, टेक्निकल मतलब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, एंड जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं मतलब विज्ञान संबंधी अध्ययन, इन सब में अंग्रेजी का बिल्कुल ग्लोब के चारों ओर मतलब पूरे विश्व भर में संचार के रूप में एक व्यापक रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब विस्तृत प्रयोग किया जाता है या व्यापक रूप में, एक ही बात है। तो देखिए इन लाइनों को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए यदि बात करें व्यापार, तो क्वेश्चन में वर्ड था ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो TRAD ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य का क्षेत्र होता है, और हायर टेक्निकल मतलब बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजियां होगी, एंड साइंटिफिक स्टडीज मतलब विज्ञान संबंधी अध्ययन हो गए, और इन मतलब में। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम कैसे ट्रांसलेट कर देते हैं, पहले तो आपको प्रीपोजिशन लिखनी होती है, बाकी यह सब वर्ड लिखेंगे। तो इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज हो गया, तो इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज हो गया। और इसका मतलब अंग्रेजी का ग्लोब के चारों ओर, देखिए ग्लोब क्वेश्चन में वर्ड है इसलिए ग्लोब लिख रहे, वरना हम वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इट कह सकते हैं, मतलब अंग्रेजी का ग्लोब के चारों ओर। तो देखिए ग्लोब को ग्लोब, और क्वेश्चन में यहाँ पे
लिखा गया है राउंड, तो यहाँ पे राउंड वर्ड हम लिखेंगे के चारों ओर के लिए। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है संचार, और फिर एज मतलब के रूप में, और फिर यहाँ व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए व्यापक रूप के लिए हम कहते हैं एक शब्द होता है वाइडली, वाइडली मतलब होता है व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से, और यूज करना मतलब उपयोग करना, तो वाइडली यूज कर सकते हैं, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वाइडली यूज होगा। तो देखिए यह लाइन फिर कैसे ट्रांसलेट होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने इट लिखा, इट इज, और फिर वाइडली यूज्ड, देखिए पैसिव वॉइस के कारण यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा रहे, इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कोई सब्जेक्ट थोड़ी है इट, वो तो इट अंग्रेजी के लिए कह रहा है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो पैसिव वॉइस होगा। तो इट इज वाइडली यूज्ड, और फिर एज मतलब के रूप में, कम्युनिकेशन संचार के रूप में, और फिर राउंड द ग्लोब मतलब विश्व के चारों ओर। तो इट इज वाइडली यूज्ड एज के रूप में, कम्युनिकेशन संचार होता है, राउंड द ग्लोब मतलब ग्लोब के चारों ओर मतलब विश्व के चारों ओर। फिर देखिए अगली लाइन, अंग्रेजी ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, मतलब अंग्रेजी का यदि ज्ञान हो गया तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे इंग्लिश नॉलेज, विथ इंग्लिश नॉलेज मतलब अंग्रेजी ज्ञान से ही, विथ इंग्लिश नॉलेज अंग्रेजी ज्ञान से ही कोई भी पर्सन, आ पर्सन हम कह सकते हैं, और फिर रोजी रोटी, देखिए क्वेश्चन में वर्ड था लाइवलीहुड, तो आपको लाइवलीहुड याद रखना होगा, मतलब रोजी रोटी, और कमाना होता है अर्न, यह तो आपको पता होगा, अर्न मतलब कमाना, कैन मतलब सकना। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे विथ इंग्लिश नॉलेज अंग्रेजी ज्ञान से ही आ पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो है कैन अर्न कमा सकता है अपनी रोजी रोटी। देखिए व्यक्ति ही कैटेगरी में होता है तो हिज लाइवलीहुड हो जाएगा। तो यहाँ विथ इंग्लिश नॉलेज आ पर्सन कैन अर्न और फिर हिज लाइवलीहुड। इसके बाद देखिए अगली लाइन, अंग्रेजी अभिव्यक्ति के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आप याद रखें, वन ऑफ का मतलब होता है, वन ऑफ का मतलब में से एक होता है। तो यहाँ पे वन ऑफ आप याद रखेंगे, वन ऑफ का मतलब में से एक होता है, वन ऑफ हो गया। और फिर इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली या प्रभावी हम कह सकते हैं, मोस्ट इफेक्टिव मतलब सबसे ज्यादा प्रभावशाली। और यहाँ पे साधन के लिए वैसे देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट वैसे संगीत संबंधी यंत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे साधन के रूप में भी लिखा गया है इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब साधनों की बात हो गई। तो यहाँ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए इंग्लिश होगा, एक्सप्रेशन हो गया और ऑफ हो गया, और द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट और फिर वन ऑफ मतलब में से एक। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश इज आ जाएगी सहायक क्रिया, इंग्लिश इज वन ऑफ मतलब में से एक, तो इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बाद देखिए अगली लाइन है, विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है। तो देखिए जे रहा देयर वाला सेंटेंस, तो देयर होता है, फिर होती है सहायक क्रिया एजेमार, फिर होता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होता है स्थान। तो देखिए यहाँ पे हमें देयर इज शुरुआत में लिखना होगा, तो यहाँ पे देयर इज तो शुरुआत में आएगा, क्योंकि यहाँ कोई भाषा नहीं है, वो क्या कहेंगे आप, नो लैंग्वेज। देखिए नो का मतलब होता है कोई भी नहीं या ऐसी कोई भी नहीं, तो नो लैंग्वेज हम कह सकते हैं। और फिर इन द वर्ल्ड कह सकते हैं विश्व में, तो देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है। अगली लाइन है, जिसके पास अंग्रेजी से ज्यादा कीमती शब्दकोश हो। तो देखिए यहाँ पे रिच होता है कीमती, लेकिन ज्यादा कीमती मतलब एक तुलनात्मक स्थिति आप बता रहे हैं, तो फिर रिच की जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, रिचर शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिचर हो जाएगा,
रिचर मतलब यहाँ पे कीमती, और शब्दकोश मतलब वोकेबलरी जो होता है वो शब्दकोश या डिक्शनरी भी आप कह सकते थे। तो यहाँ पे वोकेबलरी हो गया, रिचर हो गया, से ज्यादा होता है THAN देन मतलब होता है से ज्यादा, और फिर अंग्रेजी मतलब इंग्लिश हो जाएगा, और विच मतलब जिसके, और कोई पास चीज होती है तो हैज हैव वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए अंग्रेजी की बात हो रही है तो हैज सहायक क्रिया लगानी होगी, तो विच हैज जिसके पास हो, और फिर क्या हो अंग्रेजी से ज्यादा कीमती शब्दकोश, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर रिचर मतलब कीमती, आर रिचर वोकेबलरी मतलब यहाँ पे हो गया आर रिचर वोकेबलरी, और फिर देन मतलब से ज्यादा, फिर इंग्लिश मतलब अंग्रेजी से ज्यादा। तो विच हैज जिसके पास हो, आर रिचर वोकेबलरी मतलब कीमती शब्दकोश, देन इंग्लिश मतलब इंग्लिश से ज्यादा। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम बाकी की लाइनों को रिवाइज कर लें। तो देखिए इन हो गया, इन मतलब में, इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, और फिर इट इज वाइडली यूज्ड एज कम्युनिकेशन राउंड द ग्लोब, और फिर यहाँ विथ इंग्लिश नॉलेज अ पर्सन कैन अर्न हिज लाइवलीहुड, इंग्लिश इज, और फिर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन, और फिर यहाँ पे देयर इज लगा के नो लैंग्वेज कोई भाषा नहीं है इन द वर्ल्ड विश्व में, विच हैज जिसके पास हो, विच हैज मतलब जिसके पास हो, और फिर आर रिचर वोकेबलरी देन इंग्लिश अंग्रेजी से ज्यादा कीमती शब्दकोश। तो देखिए इस प्रकार से पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में। विथ द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आविष्कार से नो कंट्री, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कैन डिपेंड निर्भर रह सकता हो अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, अपनी स्थानीय भाषा पर निर्भर रह सकता हो। वी कैन कम्युनिकेट, हम संचार कर सकते हैं विथ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ, ओनली वैन केवल तब जब वी नो इंग्लिश, हम अंग्रेजी जानते हो, अ वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विशाल भंडार, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों के ज्ञान का विशाल भंडार इज अवेलेबल, उपलब्ध है इन इंग्लिश अंग्रेजी में। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, अंग्रेजी सीखने में भी सरल है। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह माध्यम है कोई चीज समझना है आपको, और यह स्टडी ऑफ साइंस, विज्ञान का अध्ययन करना है या किसी टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना है, तो इन सब का माध्यम है। इन ट्रेड, व्यापार में, कॉमर्स वाणिज्य के क्षेत्र में, हायर टेक्निकल, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजियां होती हैं, एंड साइंटिफिक स्टडी जो वैज्ञानिक संबंधी अध्ययन होते हैं, उन सब में इट इज वाइडली यूज्ड, इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एज कम्युनिकेशन, संचार के तौर पर। राउंड द ग्लोब, पूरे विश्व भर में या विश्व के चारों ओर कह सकते हैं, या ग्लोब के चारों ओर। और विथ द इंग्लिश नॉलेज, अंग्रेजी ज्ञान से ही अ पर्सन, एक व्यक्ति, कैन अर्न, कमा सकता है, हिज लाइवलीहुड मतलब अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। इंग्लिश इज वन ऑफ द, अंग्रेजी में से एक है, किन में से एक है, द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो होते हैं प्रभावशाली साधनों में से एक है, ऑफ एक्सप्रेशन मतलब जो अभिव्यक्ति होती है, आपको कोई भी बात कहना है तो उन कहने वाली जो अभिव्यक्तियां होती हैं उनमें से एक है अंग्रेजी भाषा। देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है। विच हैज जिसके पास हो, आर रिचर वोकेबलरी मतलब कीमती साहित्य हो, देन इंग्लिश अंग्रेजी से ज्यादा। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण राइट अप कंप्लीट होता है। धन्यवाद।